जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपने सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है साइंस की NCERT सीरीज़ उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये अपना 55 डेज़ का कोर्स है जिसमें आज का आपका 11वां दिन है, ठीक है ना। तो आज के 11वें लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT का एक क्लास 9th में। ये जो चैप्टर मिलेगा आपको 9th में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 पे दे रखा होगा आपको, कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज की इस क्लास में हम लोग इसी को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे और साथ में आपको यहाँ रिटन फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्य की, कार्य क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु है, अगर मैं उसको बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करवा देता हूं, ठीक है ना। जैसे ये पेन रखा हुआ है मेरे हाथ पे, अब इस पे मैंने बल लगाया और इसको मूव करा दिया बल की डायरेक्शन पे। इधर मैंने फोर्स लगाया और इसको उसी की डायरेक्शन में मूव करा दिया, तो इस क्रिया को बोला जाता है कि हमने कुछ काम किया है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? काम किया है। सिंपल सा पहले आप डेफिनेशन समझो क्या कह रहा है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो कार्य किया जाता है, ठीक है। इसने कहा बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। अगर मान लो कभी हम कार्य कर रहे हैं और हम बल भी लगा रहे हैं और वो विस्थापन नहीं हो रहा है, जैसे मेरे सामने दीवार है, अगर मैं दीवार पे धक्का दूं तो दीवार तो खिसकेगी नहीं, इसका मतलब कोई भी जिस पे हमने बल आरोपित किया है उसमें कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है। तो एक चीज मजे की बात यह है कि ये याद रख लेना कि आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है ना। अगर किसी काम को करने में चाहे आपको बेशक थकान हो जाए, आप मान लो दीवार को पूरी जान लगा के धक्का दे रहे हैं और एकदम पसीने से तर हो गए, आप एकदम थक गए हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे आपने कुछ काम किया, तो आपका जो, अगर हम इसमें साइंस की भाषा में कहें तो आपने जीरो वर्क किया। क्यों? क्योंकि आपने जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका कुछ नहीं करवा पाया, विस्थापित नहीं करवाए, तो आपका काम जो हो गया जीरो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसने कहा कि जो अगर बल की दिशा में कार्य होता है तो उसको धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना। अगर बल की विपरीत दिशा में अगर हो जाता है, जैसे आप बल लगा रहे हैं ऊपर जाने के बजाय, जैसे मान लो ढलान पे है कोई, ये मान लीजिए कि इस तरह से ढलान है, आप लोग देखते होंगे कई बार बहुत भारी सामान लेके जाओ, पत्थर लुढ़काते लुढ़काते लेके जाओ, एकदम ऊपर पहुंचने के बाद अचानक से पता चलता है पत्थर ना, बल आप ऊपर लगा रहे लेकिन खिसक खिसक के नीचे आ रहा है। तो आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन ना हो करके उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में बोला जाता है जो कार्य हुआ है वो ऋणात्मक हुआ है, नेगेटिव काम हुआ है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ना 180 के बाद का जो cos थीटा होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद रखना है क्या, कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन इंटू cos थीटा। cos थीटा आप लोग जानते होंगे। तो थीटा का मान जो है जब नेगेटिव देने लग जाता है वैल्यू, तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जिधर हमने बल लगाया है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन अगर हो गया तो कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कार्य क्या होगा कि जिधर हमने बल लगाया उधर ही मूवमेंट हो जाए तो पॉजिटिव कार्य हो गया, उल्टा हो गया तो नेगेटिव कार्य हो गया। अगर हमने पूरा जान लगा दी, पूरा बल लगाया, लेकिन कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो ये बात नोट कर लो कि कोई अगर विस्थापन नहीं हुआ तो आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर बहुत मेहनत से सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहा तो यह जाता है कि बड़ी मेहनत कर रहा है लड़का, काम कर रहा है, साइंस की भाषा में वो कोई वर्क नहीं होता अगर आपने उसमें कोई विस्थापन नहीं ले आए तो, ठीक है ना। ये NCERT के सारे फैक्ट हैं। तो इतनी बात समझ गए। कई बार ये भी पूछता है कि अगर आप एक सर के ऊपर टोकरी रख करके काफ़ी 1 घंटे से खड़े हैं, कोई काम है, मान लो जैसे कोई लेबर होता है, वो मसाला वगैरह बना के जो दीवार चिनाई होती है, अगर सर पे लेकर के तसला वो उसमें मसाला खड़ा रहता है, ठीक है ना। अगर वो कोई मूवमेंट नहीं करता है, चाहे वो दिन भर करे, एकदम थक जाए, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया है साइंस की भाषा में, ये आप समझ लेना। अच्छा, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातों पे और मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए कार्य के प्रकार में मैंने आप लोगों को बता दिया। सकारात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, जिधर आपने धक्का लगाया वो उधर ही चला गया, तो इसे बोलते हैं सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो जाए, हम बल इधर लगा रहे हैं, वस्तु इधर आ जा रही है,
तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक कार्य, ठीक है ना। अच्छा देखिए, कार्य के हिसाब से उसको कई चीजों में डिवाइड भी किया गया है, ठीक है ना। एक होता है, इसको पूर्णतः अगर देखा जाए एनसीईआरटी ने जो दिया है, 3 तरह का कार्य बताया है। एक हल्का कार्य होता है, एक मध्यम वर्ग का कार्य होता है, एक भारी काम होता है, ठीक है। हल्का काम कौन सा होता है, जैसे आप बैठ करके टीवी देख रहे हैं, बैठ करके लैपटॉप के सामने मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारे हल्के वर्क में आते हैं। किस में आते हैं, इजी वर्क या हल्का वर्क होता है, ठीक है ना। ये हो गया। मध्यम वर्ग में क्या आता है, मध्यम वर्ग में जैसे आप खाना बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, तो इसे मध्यम वर्ग का काम कहा जाता है। आप पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो घर के जितने काम आते हैं ना, ये सारे किस में आते हैं, मध्यम वर्ग के काम में आते हैं। भारी काम में आप काफी एनर्जी लगा रहे हैं, मान लीजिए कि कुएं से पानी निकाल रहे हैं या कोई बहुत भारी भरकम कार्य है, वो सारे किस में आ जाते हैं, भारी काम में। तो ये एनसीईआरटी में इस पे बेस्ट क्वेश्चन बने हुए, इसलिए मैं बता रहा हूं। 3 तरीके से आपको कार्य को एनालिसिस करना है, हल्का, मध्यम और भारी। हल्के में क्या, किताब पढ़ना, टीवी देखना, म्यूजिक सुन लेना, ये सारे बहुत हल्के काम होते हैं, ठीक है ना। और किताब पढ़ोगे, पढ़ाई करना भी बहुत भारी काम नहीं होता है, हल्का काम होता है, ठीक है। मध्यम काम में क्या आएगा, खाना बनाना, पोछा झाड़ू, सारे गृह कार्य हो गए। और भारी काम में जो भारी भारी काम होते हैं, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्य के बारे में समझ गए, एनसीईआरटी के सारे फैक्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे, वेरी नाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ चलते हैं। अब जो कार्य होता है यानी कि वर्क होता है, वो किस किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है। तो देखिए, कार्य हमने बताया आपको क्या होता है, W इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन cos थीटा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका जो कार्य होगा, एक तो बल पे डिपेंड होगा, बल में छेड़छाड़ करोगे तो कार्य में छेड़छाड़ होगा। दूसरा उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होगा। तीसरा वो किस कोण पे रखा हुआ, जैसे अगर वस्तु कितने कोण पे यहां रखी है, थीटा कितना है, ठीक है ना, तो इस पे भी डिपेंड करता है। क्या अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या वस्तु के प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग पर कार्य डिपेंड करेगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया ना। तो आपसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कार्य किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, आपको दे देगा 3-4 फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कार्य आपका जो फार्मूले में आता है, इन्हीं पे डिपेंड होता है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। पहली बात तो बल लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप बल नहीं आरोपित कर रहे हैं, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो कार्य नहीं होगा। दूसरा, वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित होना भी चाहिए, बल की दिशा में या विपरीत दिशा में लिख सकता है आप, अपोजिट डायरेक्शन में भी विस्थापित अवश्य होना चाहिए, तभी कार्य होता है। इतनी समझ गए। तो कार्य के बारे में आई थिंक हमने आपको सारी चीजें बता दिया है, ठीक है ना। चलिए एक बेसिक, बाकी जो जो सिलेबस आता जा रहा है चैप्टर, जैसे बीपीएससी 4 हो गया, तो उसके लेवल का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एनसीईआरटी है, आपका बेस मजबूत करवा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे थे कि सर हमारा बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो ये आप लोगों के लिए है, ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, 55 दिन का क्लास है, ठीक है ना। अब हमने कार्य समझ लिया, अब हम आ जाते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। अब ऊर्जा क्या होती है, अब देखो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे हमें क्या होता है, फूड बर्न होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या काम करते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ऊर्जा जो होती है किसी कार्य को करने की क्षमता होती है। क्या होती है, ऊर्जा किसी काम को करने की क्षमता होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऊर्जा के यूनिट यानी कि इकाई से, मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऊर्जा के कुछ मुख्य इकाई हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला ऊर्जा की इकाई होती है जूल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अर्ग में भी मेजर की जाती है, कैलोरी में भी मेजर की जाती है, और किलोवाट आवर में। ये जब कोई बड़ी यूनिट में ऊर्जा को मेजर किया जाता है व्यावसायिक रूप से, तो किलोवाट आवर में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि इन सबके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो आप अपने आप फाइंड आउट करना या गूगल कर लेना, ठीक है ना। मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं आप लोगों को टारगेटेड क्लास लेके आऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये समझ गए आप लोग। चलिए, तो ऊर्जा के मात्रक समझ गए। अच्छा, ऊर्जा क्या होता है, किसी कार्य को करने की क्षमता होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक जूल कार्य क्या होगा, जैसे जूल है तो एक जूल कार्य क्या होगा, तो एक जूल कार्य होता है 1 न्यूटन बल आरोपित करके किसी वस्तु को उसी की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देना। क्या, 1 न्यूटन बल आरोपित करके वस्तु को उसकी दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने को 1 जूल वर्क कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए अब हम देख लेते हैं ऊर्जा के प्रकार, यानी कि एनर्जी कितनी तरीके की होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेजर तरीके से आपको जो पढ़ाया जाता है, दो तरीके की ऊर्जा पढ़ाई जाती है। क्या? एक आपकी आती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरा आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए, गतिशील वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो इसका क्वेश्चन बनता है ना, एक फार्मूला रट लीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ½ mv² होती है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, एनसीईआरटी बेस्ड या कोई भी टीचिंग एग्जाम कैसे क्वेश्चन बनाता है, उसकी मैं अगर बात करूं तो आपसे कहेगा कि किसी वस्तु को गति को हमने 2 गुना कर दिया, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। कहेगा वस्तु की गति को आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत चेंजेज हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो अभी मैं इस तरीके के क्वेश्चन भी ले लूंगा तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो m क्या हो गया, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना। वेग, v से क्या हो गया, वेग हो गया। देखिए सारे आप लोग सबके सब साइंस बैकग्राउंड के हैं, बस ये है फर्क इतना है कि आप लोगों ने स्टडी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई किए हैं, तो आप लोगों को सब कुछ एकदम से रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, चीजों आपको रिकॉल करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, बेसिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, वस्तु के गति की वजह से जो ऊर्जा उसमें संरक्षित होती है उसे को गतिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ½ mv², ठीक है ना। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वस्तु में की स्थिति की वजह से जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है उसे वस्तु की स्थितिज या संग्रहित ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। एक फार्मूला इसको याद कर लेना पोटेंशियल एनर्जी की, क्या होता है mgh। g क्या होता है 9.8 लिया जाता है, h वस्तु कितनी हाइट पे है, m उसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h हो गया आपकी ऊंचाई। तो दो तरीके की ऊर्जा हमने पढ़ लिया। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, है कि नहीं है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसमें मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर देखिए कोई वस्तु का गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो इसका मतलब उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। कुल मिलाकर के ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि गतिज को स्थितिज में कर दो, स्थितिज को गतिज में कर दो, यांत्रिक को विद्युत में कर दो, विद्युत को यांत्रिक में कर दो, यांत्रिक को ध्वनि में कर दो। इस तरीके की क्या होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं ऊर्जा में। तो ये बात आप याद रखोगे। अच्छा देखिए, कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग, इसी को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर होता है, जनरेटर में आपने तेल डाला, उसको स्टार्ट किया, वो जो आपने यंत्रों द्वारा, यंत्र मतलब जनरेटर एक उपकरण हो गया ना, उस यंत्र के माध्यम से जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हो आप, दूसरे फॉर्म में इलेक्ट्रिक में बदल रहे हो, उसी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। समझ गए ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन इसी से पूछता है कि जनरेटर या डायनामो भी उसको बोलते हैं, वो क्या काम करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन क्या काम करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये एनसीईआरटी के छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, आ जाइए। अच्छा, ये मैंने आपको सिखाई दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सिंपल सा रूल यही है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे काइनेटिक को आप बदल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी में, यांत्रिक को ध्वनि में, किसी में भी क्या करोगे परिवर्तन, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगी। इतनी बात समझ गए, कार्य समझ गए आप, ऊर्जा समझ गए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग शक्ति की, यानी कि पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पावर क्या होता है, कितने किसी काम को आप कितनी उत्सुकता से कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, इसका मतलब समय का फैक्टर डिसाइड हो रहा है इसमें। तो जो पावर होती है ना, किसी काम को आप कितने समय में कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसका रिलेशन समय से है। तो शक्ति की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर का मतलब होता है टाइम, भाई इसको कंफ्यूज मत होना।
ठीक है ना। तो कितने कम टाइम में आप कार्य को अंजाम दे पा रहे हैं उसी को उसको पावर बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि इस उस पे कुश्ती वाले के कोई खिलाड़ी होता है, कहते हैं इसके में तो बहुत पावर है, दे उठा के पटक दिया 1 सेकंड के अंदर ही, ठीक है ना। तो वो समय को रिलेट कर रहा है। तो किसी कार्य को कार्य करने की दर, कितने जल्दी से आप काम कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है शक्ति, ठीक है ना, या पावर। इसका जो यूनिट होती है वाट होती है, ये याद रखना, कई बार कंफ्यूज करता है ऊर्जा, और इसमें कंफ्यूज मत होना। वाट जो होती है शक्ति की यूनिट होती है, समझ गए, सिंपल सा था। चलिए, ये क्लास 9th में है, सारी चीजें कहीं इधर उधर से नहीं है। तो जो लोग कह रहे थे कि सर 8th के ऊपर 9th 10th के कंटेंट कराओ, तो यकीन मानिए आपको कोई चैप्टर नहीं छूटेगा। 6 से लेकर के क्लास 10th तक जितने भी नाम के चैप्टर आएंगे सबको डिटेल में मैं समझाऊंगा विद PYQ, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, व्यवहारिक उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं, कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर के क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर उठाना, ऊपर उठा रहे हो तो आप स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हो, क्योंकि ऊपर उठाने का मतलब इसमें हाइट इन्वॉल्व हो रहा है। तो mgh, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां बात चल रही है पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है ना। कह रहे हैं किसी वाहन का चलना, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। क्यों? चलने का मतलब इसमें वेग आएगा, तो हाफ mv, ये क्या बताता है, mv², ये बताता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, जो लोग रेगुलर एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं या किसी को अब वाली वीडियो मिल रही, तो आप पहले भी 10 लेक्चर जाके जरूर देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा घर के कामों में बिजी हूँ, आप लोगों के इसके सारी PDF अच्छे से बना करके सब PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, तो कोई परेशान नहीं होगा। बिल्कुल पेड कंटेंट की तरह एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बाकी BPSC 4 की क्लासेज आपकी चल रही हैं, और बहुत जल्द आपका अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो हम सीटेट की नए क्लासेस भी आपको स्टार्ट कर देंगे 2025 जुलाई के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने पर कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसने बोला कुल ऊर्जा पर। भाई देखो, दुनिया की कुल ऊर्जा पर कभी कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। आपके अगर चेंजेस आते हैं तो गतिज ऊर्जा में आ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में आ सकते हैं। इसने कुल ऊर्जा बोल दिया। इसका मतलब अगर मान लो, जैसे मान लो ये बॉल है, ऊपर से नीचे आपने दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा अगर कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल जो होगी वो कंजर्व रहती है। तो इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये तो कभी बदलने वाली बात ही नहीं। उसने कुल ऊर्जा, अगर देखो यहाँ पे कुल शब्द नहीं लिखा होता, टोटल वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे हम घटने बढ़ने के बारे में कुछ सोचते, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल लिख दिया, तो टोटल कभी ना घटती है ना बढ़ती है, ये स्थिर रहती है, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए ठीक है, बाकी तो आपको आंसर समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां कह रहा है आपसे कि एक कार समतल सड़क पर त्वरित होती है, ठीक है, एक रोड पर कार चल रही है और अपनी प्रारंभिक चाल से 4 गुना चाल प्राप्त कर लेती है। मतलब कोई कार यहाँ पे थी, ये देखिए ये कार है आपकी, ठीक है ना, ये चल रही थी, पहले V वेलोसिटी से चल रही थी, उसमें चौथा गियर डाला, अब वो 4V से चलने लग गया, 4 गुना चाल का चलने लग गई। कह रहा है इस प्रक्रिया में कार की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। मुझे ये बताओ, गतिज ऊर्जा वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड होती है। तो आप कहोगे कि सर गतिज ऊर्जा वेलोसिटी पे तो ये होता है हाफ mv² पे, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², वेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर आप वेग को 2 गुना करोगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसके 2 के वर्ग के यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने वेग को 4 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 के वर्ग यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगी। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 16 गुना हो जाती है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहां पे देखिए आ गया आपका क्वेश्चन। यहां पे आपसे कह रहा है ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच क्या कोण बनता है। ऋणात्मक कार्य आ गया ना, तो मैंने बताया था ना कि विपरीत कोण बनेंगे। और देखिए वर्क क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा डेटा ऋणात्मक हो जाए, और ऋणात्मक अगर चाहते हैं तो ये ना cos थीटा, अच्छा आप लोगों ने 10th क्लास तो करे होंगे सब लोग, तो cos थीटा का नेगेटिव कब आता है, 180 के बाद आता है। 180 या इससे इधर आओगे जब थीटा, तब जाकर के नेगेटिव होता है। तो अगर हमें कार्य को नेगेटिव दिखाना है तो हमें थीटा को कितना लेना पड़ेगा, कम से कम तो 180 तो लेना ही पड़ेगा।
तो यहाँ क्योंकि इधर पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ सब पे पॉजिटिव होता है, 180 पे ही नेगेटिव होता है। इसने कहा है विस्थापन के बीच का कोण अगर कितना कर दे कि कार्य ऋणात्मक हो जाए, तो आप कह देना भैया इसको 180 कर दो कम से कम। इन 4 ऑप्शनों में से तो हमें ढूंढना था। चलें आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, कह रहा है निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊर्जा की कितनी इकाई बताई, जूल, अर्ग, किलोवाट, कई सारी चीजें बताई हमने ना आपके सामने। न्यूटन मीटर भी होती है, तो ये होती है तो आंसर नहीं हो गया। किलो कैलोरी भी होती है तो आंसर नहीं हो गया। वाट क्या ऊर्जा का मात्रक है? वाट तो पावर का मात्रक है। अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था, तो इस सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वाट किसका मात्रक होता है? पावर का होता है, ना कि ऊर्जा का। इसने ऊर्जा का कौन सा नहीं है, तो वाट नहीं है, यही आंसर हो गया। किलोवाट मैंने बताया था बड़ी यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्ग भी होता है, रिलेशन आपको ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। एक बार बस बेस क्लियर कर लो, उसके बाद आप कोई सा भी कोर्स पढ़ के देख लेना किसी भी एग्जाम के लिए। देखो आपको ना सब कुछ समझ में आए तो कहना। यहां कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अगर उसने हमसे पूछा कि वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, इससे अच्छा है मुझे यह बात पता चल जाए कि कार्य किस पर निर्भर करता है। तो कार्य हमारा जो निर्भर करता है W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। तो ये 3 ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो बल पे डिपेंड करता है, दूसरा विस्थापन पर डिपेंड करता है, तीसरा कोण पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कहीं तो कार्य डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां ये चीजें दिख रही हैं वो आंसर नहीं होंगे, उसके अलावा सारे आंसर हो सकते हैं। कह रहे हैं बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, हाँ जी कोण पर निर्भर कर रहा है, तो ये आंसर नहीं लेंगे हम। लागू किया गया बल, हाँ जी पूरा पूरा बल पे निर्भर कर रहा है, ये भी आंसर नहीं ले रहे। कह रहा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, मुझे बताओ इस फार्मूले में कहीं पे भी वेग नजर आया आपको? आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही नहीं नजर आया। तो इस पे कैसे निर्भर कर सकता है? तो जो नहीं है वही सही है, क्योंकि नेगेटिव आंसर पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विस्थापन पे करता है तो यह आंसर नहीं होगा। तो आई थिंक आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अब इस तरह से आपको आंसर भी एलिमिनेट करने आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और जो लोग पूरी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आप लोगों का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पूछिए मत, ठीक है ना। चलिए देखिए कह रहा है बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। देखो संग्रहित वर्ड बोल दिया ना, संग्रहित का मतलब हो गया संग्रहित ऊर्जा बोल दो फिर। और संग्रहित ऊर्जा का ही दूसरा नाम होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। क्योंकि देखो गतिज ऊर्जा तो होने से रहा, विद्युत ऊर्जा कभी हो सकती है क्या? पानी में नहीं है, ये गलत हो गया। गुरुत्वीय ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती, तो एक ही बचा आपका स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पानी स्थिर कर दिया आपने बांध में इकट्ठा करके। तो जब स्थिति की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कार्य 3 तरीके के होते हैं, हल्के फुल्के कार्य, मध्यम वर्ग के कार्य और भारी कार्य। कह रहा है खाना पकाना एक प्रकार का कार्य है। कैसा कार्य है मुझे बताओ जरा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसे आप होमवर्क में बताओगे। हल्के काम में टीवी वगैरह देखना होगा, गृह कार्य में मध्यम कार्य आता है, श्रम साध्य मतलब भारी काम में आता है, दोनों तो एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको होमवर्क में जवाब जरूर देना कमेंट करके, मैं इंतजार करूंगा कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं। खाना, क्योंकि देखिए मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भैया, अभी से बता रहा हूं। यही जब क्वेश्चन पेपर में छपते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये कहां से पूछ लिया, खाना पकाना कार्य। आप लोग क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े नहीं होते हैं तो इसीलिए ये चीजें नई लगती हैं, तो इसीलिए मैं अब सब कुछ पढ़ा दे रहा हूं, तो किसी को कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा एक देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई कार अपनी गति को आधा कर दे, मतलब पहले v वेलोसिटी से जा रही थी अब v/2 से जा रही है, तो कार की गतिज ऊर्जा कितनी कम हो जाएगी ये पूछ रहा है। कितनी हो जाएगी ये नहीं पूछ रहा है, कितनी कम हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करता हूं पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पहले काइनेटिक एनर्जी तो थी हाफ mv², बाद में कितनी हो जाएगी? हाफ mv की जगह कितना रख देंगे? v/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसमें तुलना करना चाहूं तो इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो ये तो कट गया। तो अब पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी शुरुआती में और बटा काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी हो जाएंगी? इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा mv² बटा, सॉरी ये आ जाएगा mv², ये 2 नीचे है तो 2 का वर्ग होके 4 ऊपर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अच्छा ठीक है, अब हमसे देखिए यहां से हम चाहे तो इसको mv से mv काट देते हैं, 4/1 हो जाएगी। तो प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 4 है और अब कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी शुरुआती बटा काइनेटिक एनर्जी लास्ट बराबर 4/1 हो गई। अब कोई चीज मुझे बताओ, पहले 4 थी अब 1 हो गई, इसका मतलब घटी कितना है, 3 यूनिट घट गई है, समझ रहे हो ना। 3 यूनिट क्या हो गई, घट, ऐसे उसको छोड़ो और आपको आसान करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहां लाओ यहां लाओ। तो काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत की थी बटा 4 बराबर अब वाली काइनेटिक एनर्जी। ये देखो शुरुआत में जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी उसका 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब कितना हो गया, पहले अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, पहले 100% रही होगी, आप कह रहे हैं कि 1/4 हो गई, 100% का 1/4 कितना हो गया, 25% हो गई, यही तो हुआ है ना। तो अब आपके पास जो ऊर्जा है 25% हो गई। क्या मैं 25% आंसर कर दूं, ना जी ना, क्यों, क्योंकि इसने बोला कितना कम हुई है, ये तो अब हो गई है 25%, घटी कितना, 100 से 25 लाने के लिए हमें 75 घटाना पड़ा, इसका मतलब आपका जो घटा है वो 75% घट गई है, ठीक है ना। तो अब क्लियर आउट हो गया। यहां पे ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप गलत करके आ जाते हो, फिर लगता है कि हम तो सही करके आए, लेकिन वो सही नहीं होता है। यहां देखिए कह रहा है कितनी कम हो जाएगी, ना कि कितनी हो जाएगी, दोनों में फर्क होता है वर्ड में, ठीक है ना। तो कितनी कम होगी, 75 कम होगी, हो कितनी जाएगी, 25% हो जाएगी। आई होप आप किसी को कोई डाउट नहीं रह गया, बोलिए हाँ ठीक है। चलिए देखो ऐसे तो आप लोग ऑफलाइन और रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास देता हूं मैं, पर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के पूरी तरीके से फील करा पाऊं, जब भी आप पढ़ो आपको ये लगे कि आप लाइव पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है एक डायनेमो खाली स्थान परिवर्तित करता है। डायनेमो का मतलब जनरेटर की बात कर रहा है। जनरेटर क्या करता है, क्या ध्वनि ऊर्जा बनाता है, नहीं। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, नहीं। ध्वनि बनाता है, नहीं। अपने आप ही कट गया। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है कौन, डायनेमो यानी कि जनरेटर, ठीक है ना, समझ गए, जनरेटर। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आ गया, बताइए क्या क्या कह रहा है, किया गया है कि 1 जूल कहा जाता है जब, बताओ 1 जूल किसे कहते हैं। मैंने अभी बताया कि 1 न्यूटन बल लगाओ और 1 मीटर, जैसे ये आपका बॉक्स है, आपने 1 न्यूटन बल लगाया और इसको 1 मीटर केवल विस्थापित कर दिए, तो आपने कितना काम किया, 1 जूल काम किया। कह रहा 2 न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन बल किसी विंड को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, यही बोला जाता है 1 जूल कार्य। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस कर दिया। अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो क्लास नंबर 12 में मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आईज होगी। और चैप्टर कैसा लगा कि आप लोगों को, देखिए आप किसी पेड क्लास में पढ़ने जाएंगे, इतने कम टाइम में कंटेंट प्लस पीवाईक्यू कोई नहीं कराता है, ठीक है। तो 2 शब्द जरूर लिख के जाना, क्लास कैसी लगती है, ताकि मैं कंटिन्यूअस आप लोगों का ये कोर्स 55 दिन तो मैं पढ़ा दूं, ठीक है ना, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पार्ट में अच्छे से एक बार बेस क्लियर करा दूंगा। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, बीपीएससी 4 के लिए तैयारी करो, आपकी सीटेट के लिए तैयारी करो, केवीएस के लिए तैयारी करो, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए करो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ डालो, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।